नमस्कार। आज के इस कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी काव्य और इकाई चतुर्थ के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आदिकाल विवादों का काल या आदिकाल की प्रमुख समस्याएं। ये भी निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत पूछा जाता है कि आदिकाल विवादों का काल क्यों है, स्पष्ट कीजिए, या आदिकाल की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं उनका चित्रण कीजिए। विद्यार्थियों, ये कोई नया प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न के जो बिंदु हैं उनका हम आदिकाल के अन्य प्रश्न और अन्य बिंदुओं के अध्ययन अंतर्गत उनका अध्ययन कर चुके हैं। तो प्रश्न हमारा है कि आदिकाल विवादों का काल या आदिकाल की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं, देखते हैं। पहली समस्या है सीमा निर्धारण की समस्या। दूसरी समस्या है नामकरण की समस्या। तीसरी समस्या है हिंदी का प्रथम कवि कौन, और चौथी समस्या है रचनाओं की प्रामाणिकता की समस्या। पांचवी है सामग्री चयन की समस्या। छठी है कवियों के निर्धारण की समस्या। सातवीं है रस्ती प्रधानता की समस्या और आठवीं भाषा के स्वरूप निर्धारण की समस्या। प्रश्न यह है कि आदिकाल के काव्य में कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो पहली समस्या है सीमा निर्धारण की समस्या। सीमा निर्धारण से मतलब है काल विभाजन कि आदिकाल की पूर्व जो अंतिम समय सीमा है इसको लेकर विद्वानों में मतभेद रहा। अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल की समय सीमा अलग अलग निर्धारित की। जैसे मिश्र बंधुओं ने आदिकाल की समय सीमा 700 से 1444 विक्रमी संवत मानी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की प्रारंभिक समय सीमा 750 और अंतिम समय सीमा 1375 विक्रमी संवत मानी। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 विक्रमी संवत आदिकाल की समय सीमा स्वीकार की और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 से 1400 ईस्वी समय सीमा मानी। इस वाले प्रश्न को हम पूर्व के कालांश में पढ़ चुके आदिकाल की समय सीमा। जहां हमने आदिकाल की समय सीमा का एक प्रश्न पढ़ा है, वहीं से इस प्रश्न का, इस टॉपिक का उत्तर आएगा कि अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल की समय सीमा अलग अलग स्वीकार की। दूसरा है आदिकाल के नामकरण की समस्या। सीमा निर्धारण से जुड़ा हुआ प्रश्न भी नामकरण का ही है कि नामकरण को लेकर भी आदिकाल विवादों में ग्रसित रहा। यानी कि अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल को अलग अलग नाम दिए। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर रस की प्रधानता के आधार पर आदिकाल का नाम वीर गाथा काल देते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा संधि काल की रचनाएं और चारण कवियों की रचनाओं की प्रधानता के आधार पर संधि चारण काल नाम देते हैं। जॉर्ज गियर्सन भी चारणों की रचनाओं की प्रधानता के आधार पर आदिकाल को चारण काल नाम देते हैं। डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास भी आदिकाल को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं और राहुल सांकरत्यायन है वह इसे सिद्ध और सामंत काल नाम देते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वह इसे बीज उपन काल नाम देते हैं और रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं वह इसे वीर काल नाम देते हैं। इसी प्रकार से आदिकाल नामकरण को लेकर भी विवादित रहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे दो नाम दिए, विरोधों और व्याघातों का युग, और दूसरा नाम दिया आदिकाल। तो सर्वसम्मति से
आदिकाल का जो नामकरण है वह आदिकाल स्वीकार किया गया, क्योंकि आदिकाल नाम देने के पीछे इसमें विविध प्रकार की जो रचनाएं लिखी गई थी, सिद्धों की, नाथों की, जैनों की, चारण कवियों की, सभी रचनाओं का इसमें समावेश हो जाता है। तीसरा विवाद का कारण है हिंदी का प्रथम कवि कौन। जिस प्रकार से आदिकाल की समय सीमा को लेकर विद्वानों ने अलग अलग समय सीमा मानी, नामकरण में भी अलग अलग नाम सुझाए, उसी प्रकार से हिंदी का प्रथम कवि कौन, इस बात को लेकर भी आदिकाल विवादित रहा और अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग माना है। जैसे डॉक्टर वासुदेव शरण योगिंदु या जोइंदु को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, पुंड्र या पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और चंद्रदशमा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। इसी प्रकार से अन्य और भी विद्वानों ने अलग अलग लेखकों को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये वाला प्रश्न भी अपन पूर्व कालांश में देख चुके हैं। चौथी समस्या है रचनाओं की प्रमाणिकता की समस्या, यानी कि आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया, जो रचनाएं लिखी गई, कुछ प्रमाणिक मानी गई, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानी गई, कुछ अप्रमाणिक मानी गई। प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक, अप्रमाणिक मानने के पीछे का तर्क है कि कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनका स्वरूप परिवर्तित हो गया, जिनके मूल स्वरूप में बदलाव आ गया, क्योंकि वह लिखित न होकर श्रुति परंपरा के आधार पर थी, इसलिए उनके स्वरूप में परिवर्तन आता गया। इसीलिए रचनाओं की प्रमाणिकता और अर्ध प्रमाणिकता को लेकर भी प्रश्न उठा। जैसे प्रमाण राशो है, ये गेय काव्य हैं और ये मौखिक परंपरा पर आधारित होने के कारण है इसके कुछ पदों में परिवर्तित आ गया है। इसी प्रकार से रासो ग्रंथों को लेकर प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता और अर्ध प्रमाणिकता को लेकर समस्याएं बनी रही। पांचवें सामग्री चयन की समस्या कि आदिकाल में कौन सी सामग्री या कौन सी रचना प्रधान थी, सिद्धों की, नाथों की, जैनों की या चारण कवियों की या श्रृंगार प्रधान कवियों की। तो पांचवें सामग्री चयन की समस्या कि आदिकाल में कौन सी सामग्री प्रधान है, इस बात को लेकर भी काल विवादित रहा। कुछ सिद्धों की रचनाओं को प्रधान मानते हैं, कुछ नाथों की, कुछ जैन साहित्य को और कुछ चारण कवियों द्वारा लिखे गए साहित्य को। इस प्रकार से आदिकाल में किसी एक प्रधान साहित्य की या प्रधान रचनाओं की प्रधानता न होकर इसमें विविध प्रकार का साहित्य मिलता है। इस बात को लेकर भी आदिकाल विवादित रहा। सामग्री चयन की समस्या। छठिए कवियों के निर्धारण की समस्या कि कौन से कवि को आदिकाल का कवि माना जाए और कौन से कवि को आदिकाल का कवि नहीं माना जाए, इस बात को लेकर भी आदिकाल विवादित रहा। जैसे विद्यापति की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को आदिकाल के कवियों में स्थान न देकर भक्ति काल के फुटकल कवियों में या आदिकाल के उत्तरार्ध कवियों में उन्हें स्थान देते हैं। इस प्रकार से आदिकाल में कवियों के निर्धारण को लेकर भी ये काल विवादग्रस्त रहा। सातवें रस की प्रधानता की समस्या कि जिस प्रकार से भक्ति काल में शांत रस प्रधान है, रीति काल में श्रृंगार रस प्रधान है, उसी प्रकार से आदि काल में कौन सा रस प्रधान माना जाए, वीर रस, श्रृंगार रस या शांत रस। क्योंकि रासो साहित्य वीर रस प्रधान है और जैन कवियों की कुछ रचनाएं, विद्यापति की पदावली श्रृंगार प्रधान रचनाएं हैं और सिद्धों का साहित्य और जैनों का साहित्य शांत रस प्रधान साहित्य हैं। इसीलिए आदिकाल का कोई एक प्रधान रस न होकर इसमें 2-3 रसों की प्रधानता है। जिस बात को लेकर भी आदिकाल विवादित रहा कि आदिकाल का प्रधान रस कौन सा है।
8वीं है भाषा के स्वरूप निर्धारण की समस्या। जैसे रीतिकाल की प्रधान भाषा है ब्रज भाषा, उसी प्रकार से आदिकाल की प्रधान भाषा कौन सी थी, इस बात को लेकर भी आदिकाल विवादित रहा। अभी हमने आदिकाल की जो प्रवृत्तियां थी उसके अंतर्गत पढ़ा था कि आदिकाल में विविध भाषाओं का प्रयोग हुआ है, किसी एक भाषा की प्रधानता नहीं है, अपभ्रंश भी है। अपभ्रंश की उत्तरार्ध व्यवस्था अवट है, अवधी है, खड़ी बोली है, राजस्थानी है, ब्रज है और मैथिली भी है, अमीर कुशों की फारसी भी है और उसमें खड़ी बोली हिंदी का जो प्राचीन रूप है वो भी हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आदिकाल विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रसित रहा। पुनः देखते हैं सीमा निर्धारण की आदिकाल की जो समय सीमा है वह एक निर्धारित न होकर अलग अलग कवियों द्वारा अलग अलग मानी गई। नामकरण को लेकर भी काल विवादित रहा, अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल के अलग अलग नाम सुझाए। इसी प्रकार से आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना। रचनाओं की प्रामाणिकता, कुछ रचनाएं अप्रामाणिक हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक हैं और कुछ अप्रामाणिक इसमें माने गए हैं ऐतिहासिक तथ्यों से उनका न मेल होने की वजह से। 5वां है सामग्री चयन की समस्या कि आदिकाल में कौन से साहित्य को प्रधान माना जाए, सिद्धों के साहित्य को, नाथों के साहित्य को, जैनों के साहित्य को या फिर चारण कवियों द्वारा रचित साहित्य को। और कवियों के निर्धारण की समस्या, कौन सा कवि आदिकाल की सीमा के अंतर्गत आता है और कौन सा कवि आदिकाल की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। विद्यापति की बात करते हैं तो जन्म तिथि के आधार पर विद्यापति भक्ति काल के कवि हैं और प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल के कवि हैं। रस की प्रधानता की समस्या कि आदिकाल में कौन सा प्रधान रस माना जाए, जबकि आदिकाल में वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस और अन्य रसों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। और भाषा के स्वरूप निर्धारण की समस्या के आदिकाल की कौन सी भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है, जबकि आदिकाल में विविधमय भाषाओं का इसमें प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।